नमस्कार। मैं हेमेंद्र नाथ व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन प्राकल्पना के वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। वो इस प्रकार हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत जो समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, वो भी उपकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। प्रत्येक विज्ञान में अनेकों सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों से हमें एक विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार इन सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित पक्षों के संबंध में प्राप्त ज्ञान भी उपकल्पनाओं का स्रोत माना जा सकता है। सादृश्यताएं: जब कभी दो क्षेत्रों में कुछ समानताएं या समरूपताएं दिखाई देती हैं, तो सामान्यतया इस आधार पर भी उपकल्पनाओं का निर्माण कर लिया जाता है। अर्थात ऐसी समरूपताएं भी उपकल्पना के लिए स्रोत बन जाती हैं। कभी कभी दो तथ्यों के मध्य समानता के कारण नई उपकल्पना का जन्म होता है और इनकी प्रेरणा का कारण सादृश्यताएं होती है। व्यक्तिगत अनुभव भी उपकल्पना का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। न्यूटन ने पेड़ से गिरने वाले सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण के महान सिद्धांत की रचना की। इसी प्रकार डार्विन को जीवन संघर्ष एवं उपयुक्त व्यक्ति की जीवन क्षमता का सिद्धांत स्थापित करने में अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर ही उपकल्पनाओं का निर्माण करना पड़ा था। नेक्स्ट, उपकल्पना का महत्व। अनुसंधान में उपकल्पना के महत्व को अनेक प्रकार से दर्शाया गया है। विद्वान इसकी तुलना ध्रुव तारे एवं कुतुबनुमा से करते हैं। जो कुछ विद्वान समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिखलाने वाले प्रकाश स्तंभ से जो भी वैज्ञानिकों को भटकने से बचाते हैं, इसी के द्वारा अनुसंधानकर्ता सत्य और असत्य की पुष्टि करता है एवं विषय से संबंधित वास्तविकता का पता लगाता है। उपकल्पना के महत्व की विवेचना हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। अध्ययन उद्देश्य का निर्धारण। उपकल्पना हमारे अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करती है, डायरेक्शन देती है। उपकल्पना हमें बताती है कि हमें किन तथ्यों का संकलन करना है और किन का नहीं। कौन से तथ्य हमारे उद्देश्य के अनुरूप हैं और सार्थक हैं तथा कौन से निरर्थक हैं। अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करना। उपकल्पनाएं अनुसंधानकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू पर केंद्रित कर देती है और अनुसंधानकर्ता उसी के अनुसार एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता चला जाता है। उपकल्पना के आधार पर अनुसंधानकर्ता ये जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वास्तव में ठीक ठीक उपकल्पना निर्माण करने से न केवल अध्ययन क्षेत्र का ही अपितु लक्ष्य का भी स्पष्टीकरण हो जाता है और अनुसंधानकर्ता का प्रत्येक प्रयास उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। तथ्यों की दुनिया बहुत बड़ी है और किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह एक विषय से संबंध सभी पहलुओं का एक ही समय पर अध्ययन करें। अगर ऐसा किया गया तो
अध्ययन विषय के संबंध में कोई भी विशिष्ट व यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उपकल्पना अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू पर अनुसंधानकर्ता का ध्यान आकर्षित करती रहती है। तथ्यों के संकलन में सहायक उपकल्पना अनुसंधानकर्ता को समस्या से संबंधित उपयुक्त तथ्यों को संकलित करने को प्रेरित करती है। प्रारंभ में ऐसा भी हो सकता है कि वैज्ञानिक अस्पष्टता के कारण हम सभी तथ्यों को एकत्रित कर लेते हैं, किंतु बाद में उनमें से हमें कुछ विशिष्ट तथ्यों का ही चुनाव करना पड़ता है। इस कार्य में उपकल्पना सहायक होती है। उपकल्पना निष्कर्ष निकालने में सहायक जो भी वैज्ञानिक, जो भी समाजशास्त्री अध्ययन उपकल्पना के निर्माण से प्रारंभ करता है, उसके अध्ययन के अंत में निष्कर्ष में उपकल्पना बहुत अधिक लाभप्रद होती है, क्योंकि तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण और सारणीकरण उपकल्पना को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके बाद जब निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि उपकल्पना सत्य है अथवा असत्य है। उपकल्पना में जिन तथ्यों का परस्पर गुण संबंध दिया होता है, उन्हीं की सत्यता की जांच करके अध्ययनकर्ता निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत करता है। सिद्धांत निर्माण में सहायक उपकल्पना तथ्यों एवं सिद्धांतों के बीच की कड़ी है, क्योंकि जब उपकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है या प्रूव हो जाती है तथा स्थापित हो जाती है तो वह एक सिद्धांत का निर्माण कर लेती है, अर्थात वह एक सिद्धांत का हिस्सा बन जाती है। और यदि प्रकल्पना गलत साबित होती है तो वह नल हाइपोथेसिस हो जाती है, फॉल्स प्रकल्पना का रूप ले लेती है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पर बाल विवाह करना सामाजिक समस्या को जन्म देता है। इस स्थिति में जब अनुसंधान करता है, इस बात को प्रूव करता है कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है और वह ऐसे कई बाल विवाह करने वाले दंपतियों का अध्ययन करता है और उसमें कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस जब वो देखता है तो निश्चित रूप से वो पाता है कि बाल विवाह करने से कई सारी शारीरिक समस्याएं और सामाजिक समस्याएं जन्म लेती है। अतः इस प्रकार की हाइपोथेसिस एक सिद्धांत का स्वरूप प्रदान कर लेती है। उपकल्पना की सीमाएं। उपकल्पनाएं सामाजिक अनुसंधान में मार्गदर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। फिर भी यदि इसका प्रयोग सावधानी से नहीं किया गया तो यह अध्ययन के लिए खतरा भी पैदा कर सकती है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। अनुसंधान की असावधानियां। अनुसंधानकर्ता उपकल्पना के निर्माण के समय स्वयं की भावनाओं, पूर्वाग्रहों तथा इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। इस असावधानी के कारण उपकल्पना में पक्षपात आ जाता है, जिसके फलस्वरूप दोषपूर्ण परिणाम निकलते हैं। उपकल्पना को अंतिम मार्गदर्शक मानना। अध्ययनकर्ता उपकल्पना को जब अंतिम मार्गदर्शक मान बैठता है और जैसी उपकल्पना होती है उसी को ध्यान में रखकर तथ्यों को करता है, अध्ययन क्षेत्र में स्वयं के विवेक को बिल्कुल काम में नहीं लेता है, इसे अध्ययन नहीं कर पाता है। अध्ययन में पक्षपात। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी इस विशिष्ट और संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन विषय का चुनाव करता है और उसके प्रति पक्षपातपूर्ण अपनाता है, तब उसके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अवैज्ञानिक हो जाता है। उपकल्पना आधारित तथ्य। प्रारंभ में अध्ययनकर्ता उपकल्पना के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करता है। उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी उपकल्पना में संशोधन एवं परिवर्तन कर ले। ऐसा न करने पर संकलित तथ्य असंगत एवं व्यर्थ सिद्ध होते हैं।
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपकल्पना अपने आप में अनुसंधान में महत्वपूर्ण कार्य करती है, लेकिन थोड़ी सी असावधानी से वह हानिकारक सिद्ध हो सकती है। पीवी यंग का कहना है कि अध्ययनकर्ता को तथ्य को सिद्ध करने की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे तो परिस्थितियों को सीखने तथा समझने की ओर ध्यान रखना चाहिए। अतः उसे उपकल्पना के प्रति तटस्थ रहना चाहिए। उपकल्पना का सारांश। इस समूची इकाई में आपने ये जाना कि उपकल्पना क्या है तथा सामाजिक अनुसंधान में इसकी क्या आवश्यकता है। उपकल्पना के अभाव में अनुसंधान की न तो कोई दिशा निर्धारित होती है और न ही विषय क्षेत्र का ज्ञान अनुसंधानकर्ता को हो पाता है। अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय की प्रकृति के अनुसार उपकल्पना का कोई एक प्रकार चुन लेता है। उपकल्पना निर्माण के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, एक तो निजी अनुभव तथा दूसरा बाह्य स्रोत, अर्थात नाटक, कहानी, उपन्यास या विषय से संबंधित जो कुछ अध्ययन हो चुका है और उसका जो टेक्स्ट मैटर है उसके आधार पर में प्रस्तुत सामग्री द्वारा उपकल्पना का निर्माण होता है। और प्रस्तुत अध्याय में ये स्पष्ट हो जाता है कि उपकल्पना अपने आप में अनुसंधान में महत्वपूर्ण कार्य करती है या दिशा प्रदान करती है, लेकिन थोड़ी सी असावधानी से यह हानिकारक सिद्ध भी हो सकती है। विशेषतः अनुसंधानकर्ता को स्वयं की भावनाओं, पूर्वाग्रहों, अभिरुचियों पर नियंत्रण रखकर उपकल्पना के प्रति तटस्थ रहना चाहिए। अर्थात जब हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अपनी स्वयं की निजी भावनाएं उसके बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब किसी भी सामाजिक अनुसंधान में स्वयं अनुसंधानकर्ता की निजी भावनाएं प्रवेश कर जाती है, ऐसी स्थिति में अध्ययन प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता है। इसलिए जब हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं उस समय जो कुछ उसके विचार हैं वो एक तटस्थ रूप में होने चाहिए, निर्भीक होने चाहिए और किसी से प्रभावित नहीं होने चाहिए, बल्कि अपने इमोशंस को भी उस समय नियंत्रण में रखने की आवश्यकता रहती है। अब मैं कुछ आपको प्रश्न देना चाहूँगा जो आप अपने आंसर नोटबुक में करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, उपकल्पना को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। एक, उच्चतम उपकल्पना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का क्या महत्व है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। चौथा प्रश्न इसके अंतर्गत आता है, उपकल्पना की सीमाओं की विवेचना कीजिए। है ना, ये सारे प्रश्न आपको करना है। इसके कुछ आंसर भी हैं, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। निश्चित रूप से आप अपनी नोटबुक में इसको समायोजित करेंगे और मुझे चेक कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज अपन इतना ही अध्ययन करेंगे। कल अपन जो इसका अध्ययन करेंगे वो तथ्य, प्रकार एवं स्रोत